students, welcome to Soumya's Conversation. So in this video we'll continue the chapter gap. और गैप में हमने लास्ट वीडियो में मैचिंग प्रिंसिपल को कंप्लीट कर लिया था. सो अभी बेसिक प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, 4 कॉन्सेप्ट्स एंड 5th हमने एक प्रिंसिपल कंप्लीट कर लिया था. अब इस वीडियो में हम 6th प्रिंसिपल से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो 6th प्रिंसिपल क्या है और 7th प्रिंसिपल क्या है, इन दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करी जाएगी. तो अगर हम देखें तो 6th प्रिंसिपल है द डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल. तो ये क्या प्रिंसिपल है, द डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल. डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है, सबसे पहले डुअल वर्ड को देखो. डुअल का मतलब होता है टू. ठीक है, दो. डुअल का मतलब टू होता है. ठीक है, तो ये डुअल का मतलब आप समझ सकते हो डबल. डबल. ठीक है, दो एस्पेक्ट का प्रिंसिपल मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब किसके बारे में बात हो रही है, भी आपको बताया जाएगा. यहाँ बात हो रही है कि दो एस्पेक्ट होते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई भी आपका अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, एंड आपको पता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसमें मनी का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट होता है. उस ट्रांजैक्शन से मनी बढ़ेगा या घटेगा. ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि अगर किसी भी टाइप का अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो हमेशा उस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, या फिर हिंदी में अगर आपको समझाया जाए दो पहलू होते हैं. ठीक है, कैसे, जैसे कि आपके जो इसमें बुक में भी एग्जांपल दिया गया है, अगर एक पर्सन एक्स है, उसने कार को परचेज करा. कार को उसने परचेज करा मतलब कार उसने खरीदी. अब अगर एक्स ने कार परचेज करी है तो एक्स के पास क्या आएगी, एक्स के पास कार आएगी. अब कार जो उसने खरीदी वो उसने खरीदी 1 लाख रुपीस की. ठीक है, अब अगर 1 लाख रुपए की कार है तो एक्स पेमेंट भी करेगा. एक्स क्या करेगा, 1 लाख रुपीस की पेमेंट करेगा. तो ये क्या है, ये कैश है. अभी हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को नहीं देख रहे हैं. तो अगर एक ट्रांजैक्शन हुई कि एक्स परचेज्ड अ कार ऑफ 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए की कार एक्स ने परचेज करी, तो एक्स जब परचेज कर रहा है तो कार उसके पास आएगी और उसको खरीदने के लिए उसने 1 लाख रुपए की पेमेंट करी होगी. तो आप देखो दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक कार इन्वॉल्व है और एक कैश इन्वॉल्व है. तो ऐसे ही चाहे आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ले लो, सब में दो एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे आपने परचेज का देख लिया, अब अगर आप सेल का देखो कि कोई एक्स है, उसने कार सेल करी 1 लाख रुपीज़ की, तो अगर वो कार सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो इसका मतलब है उसके पास से कार जा रही है. ठीक है, आप देखो सबसे पहली चीज़ जो कन्फ्यूजन होती है, जब भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आता है हमारे दिमाग में, तो हम ये नहीं समझ पाते कि किसके पास सामान आ रहा है और किसके पास से जा रहा है. ठीक है, क्यों होता है, जैसे हमें बताया गया कि जैसे अभी यही एग्जाम्पल है कि एक्स जो है उसने कार को सेल करा, उसने कार को बेच दिया. तो इस केस में बच्चे कहेंगे कि कार को अगर सेल कर दिया तो कार एक्स के पास चली गई, और यहाँ वो उस कस्टमर को इन्वॉल्व कर लेंगे जिसने कार खरीदी होगी. तो वो साइमल्टेनियसली दूसरा ट्रांजैक्शन भी बन गया कि जो कस्टमर है जिसको कार सेल करी गई है उसने कार खरीदी है. ठीक है, और दोनों तरीके से बात सही है. अगर एक्स ने बेची तो इसका मतलब कस्टमर ने खरीदी है, बट फिर वो खरीदने से फिर वो दूसरे तरफ चले जाते हैं. देखो सबसे पहली चीज़, जब भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखते हो, एनालाइज करते हो, देन यू हैव टू मेक श्योर कि ट्रांजैक्शन को आप फर्म की तरफ से ही देखो, उस बिजनेस की तरफ से देखो आपको जिसकी तरफ से ट्रांजैक्शन बताया जा रहा है. जैसे कि इस केस में बताया गया कि एक्स ने कार परचेज करी, तो आपने और कुछ नहीं सोचा कि किसने कार बेची होगी, कुछ नहीं. एक्स को देखो, एक्स के साथ क्या हो रहा है, एक्स ने कार ली है और पेमेंट करी है. ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है और ये डुअल एस्पेक्ट है क्या. ठीक है, अब दूसरा जो ट्रांजैक्शन था, एक्स ने कार सेल करी, तो एक्स की तरफ से देखो, एक्स के पास से कार चली गई होगी. अब जब एक्स ने कार सेल करी है, बेची है, तो एक्स को कस्टमर से कैश मिला होगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रांजैक्शंस को देखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म. यहाँ पर एक्स एक फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, कोई पर्सन भी हो सकता है, बट यू हैव टू लुक इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेसमैन, जिसके बारे में जिसके आप अकाउंट्स बना रहे हो. ठीक है, फाइनली यही करना है आपको. तो
कार और कैश ये दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट यही होता है। सेल में भी आपने देखा कार और कैश इन्वॉल्व थी। किसी और चीज़ की हो सकता है, कोई असेट बेच रहा, अगर जो एक्स है उसने असेट को सेल कर दिया तो इसका मतलब उसने असेट बेचा, असेट चला गया और पैसे उसके पास आ गए। तो इस तरीके से चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, सबके डुअल एस्पेक्ट होंगे, टू एस्पेक्ट्स होंगे, टू साइड्स होंगे, ठीक है। एंड इन्हीं दो साइड को हमने नाम दे दिया है डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसमें कोई चीज़ डेबिट हो रही है, देखो डेबिट क्रेडिट क्या है भी आपको समझाया जाएगा। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसमें आपको बताया गया है कि कोई एक चीज़ है जो डेबिट हो रही है, देन आपके दिमाग में ऑलरेडी एकदम तुरंत आ जाना चाहिए कि अगर ये डेबिट हुआ है देन कुछ ना कुछ क्रेडिट ज़रूर हुआ होगा, ठीक है। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है और फॉर एग्जांपल आप डेबिट में आप बात कर रहे हैं कि आपके पास किसकी आपको एग्जांपल दे दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कैश मिल रहा है, ठीक है, आपको कैश मिल रहा है तो आपने सोचा कि भाई कैश मिला, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो है ही, तो कैश आपको मिला, कैश डेबिट हो रहा है, ठीक है। कैश जब आपको मिलता है कैश डेबिट होता है, आपको ये भी समझाया जाएगा कैसे पता करते हैं। कैश जब मिलता है हमें तो डेबिट करते हैं उसको, तो अगर कैश मिल रहा है और वो डेबिट हो रहा है तो आपके ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से वो आ रहा होगा। अगर आपको कैश मिल रहा है तो किसी ने कैश की पेमेंट करी है तभी आपको मिल रहा है। अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, कोई चीज़ आपके पास से जा रही है, देन कोई ना कोई उस चीज़ को रिसीव करेगा, ठीक है। तो डेबिट अगर है हो रही कोई चीज़ तो क्रेडिट होगी, और अगर कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है तो कोई ना कोई दूसरी चीज़ डेबिट ज़रूर हो रही होगी उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। डेबिट क्रेडिट हम पता कैसे करते हैं, देखो इसके लिए एक बहुत ही आपको जो गोल्डन रूल्स है लास्ट वीडियो में भी बताए गए थे उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये समझो कि कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। ये आपका वैसे 9th क्लास का ही था, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपको समझने हैं। एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपके होते हैं 3 तरीके के, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। देखो पर्सनल का मतलब यहाँ पर लोग इन्वॉल्व है, पीपल आर इन्वॉल्व, ऑर्गेनाइजेशंस भी पर्सनल अकाउंट में इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पर जो रिसीव करता है उसको डेबिट कर देते हैं और जो गिवर होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। रियल अकाउंट जनरली क्या होते हैं, असेट्स वगैरह के अकाउंट होते हैं। जैसे यहाँ पर आप बात करो कोई फिक्स्ड असेट कोई बेचा जा रहा है, जैसे यहाँ पर कार भी, अगर ये कार असेट की तरह थी एक्स के पास तो ये कार असेट होगी। जो कैश है, कैश एक असेट होता है। असेट क्या है, जिसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अगर एक्स इस कार को सेल करना चाहेगा तो उसको पैसे मिलेंगे ना, तो ये उसका असेट हो गया है। तो रियल अकाउंट्स में बेसिकली असेट्स की बात करी जाती है और उसमें बोला गया है कि जब भी असेट आपके पास बढ़ता है, मतलब जब भी आपके पास क्या इसको बोल सकते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जब असेट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी फर्म के अंदर आता है, ठीक है। फर्नीचर पहले आपके पास कुछ था, आपने और फर्नीचर खरीद लिया तो फर्नीचर आपके अकाउंट में, आपके बिजनेस में बढ़ जाएगा। तो जब भी असेट आपका इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं और जब भी डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आ रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है उसको डेबिट करो और जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जा रहा है असेट उसको क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट की बात करो तो नॉमिनल अकाउंट में हम इनकम को देखते हैं और एक्सपेंस को देखते हैं। इनकम का मतलब जो पैसा हमें मिल रहा है और एक्सपेंस का मतलब जो हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी इनकम होती है उनको क्रेडिट किया जाता है और जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके गोल्डन रूल्स होते हैं और ये आप तभी समझ पाओगे जब एक ट्रांजैक्शन को आपको ये पता होगा कि उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो किस टाइप के हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज गोल्डन रूल्स यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। सो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल यही कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 साइड्स हैं। इफ वन थिंग इज गोइंग टू डेबिट देन अनदर थिंग विल डेफिनेटली बी क्रेडिटेड, ठीक है। एंड सेकेंडली गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है जो हम फॉलो करते हैं, ये आपके अभी बुक में है नहीं बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब इसी डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है, इसी पर बेस्ड डबल एंट्री सिस्टम आता है। क्या आता है, डबल एंट्री सिस्टम। एंड डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, डबल एंट्री सिस्टम वही है जो अभी आपको डेबिट एंड क्रेडिट का बताया गया है।
ये आप तब समझोगे जब आप जर्नल एंट्री करोगे 11th क्लास में जाके। तो ये डेबिट और क्रेडिट की जो एंट्री होती है, जब आप एंट्री करते हो जर्नल पे तो आपको डबल एंट्री करनी होती है। जो ये 1 लाख रुपए लिखा है इसको आपको अपने अकाउंट्स में 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार डेबिट में, दूसरी बार क्रेडिट में। अब ये तो अभी नहीं समझ आएगा, ये आप करोगे प्रैक्टिकली इन क्लास 11th। सो अभी के लिए आपको ये समझना है कि डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है। क्या कहता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल? हर ट्रांजैक्शन के 2 साइड्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट के गोल्डन रूल्स पता होने चाहिए। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है इन मेकिंग द रिकॉर्ड्स, इन मेकिंग द अकाउंट्स। ठीक है, अब आपको इसमें इतना ही कुछ बताएगा। एक हाँ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया गया है अकाउंटिंग इक्वेशन। जो ये इक्वेशन है ये बहुत मतलब मे बी कुछ बच्चों को रटा हो बहुत अच्छे से, बट बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कौन सा साइन यूज़ होना है या कौन सी चीज़ प्लस होगी, कौन सी चीज़ माइनस होगी। तो उसको अभी ही क्लियर कर लेते हैं। देखो बताया गया कि ये जो सबसे पहले इस इक्वेशन पर आया कैसे गया, ये आपको डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बताया गया। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो वो क्रेडिट भी होगी। ठीक है, इसका मतलब अगर आप 5,000 रुपये इधर डेबिट करोगे तो 5,000 रुपये आप क्रेडिट भी करोगे। अगर आप 10,000 रुपये डेबिट करोगे तो 10,000 रुपये क्रेडिट भी करोगे। अगर आप 2,000 रुपये क्रेडिट करोगे तो 2,000 डेबिट भी करना पड़ेगा। तो एक चीज़ आपने नोटिस करी, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करोगे तो हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, क्रेडिट में भी आपका ये हो गया 17,000 और डेबिट में भी आपका हो गया 17,000। ठीक है, तो ये जो एक आपके पास डेबिट क्रेडिट से समझ में आ रहा है, इसी बेसिस पर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होती क्या है? बैलेंस शीट अभी आपको बस इतना पता है कि ये एक फाइनेंशियल, आप इसको बोल सकते हैं ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट हम ऑन अ पर्टिकुलर डे बनाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एट। ठीक है, ऐड करके एक किसी पर्टिकुलर डे पर बनाया जाता है, पीरियड के लिए नहीं बनता, ऐड एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनता है। और इसमें क्या होता है, जो बैलेंस शीट में 2 साइड्स होते हैं। कौन से साइड्स होते हैं भी आपको बताया जाएगा। बैलेंस शीट के 2 साइड बनाए जाते हैं एंड वो दोनों आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, आप लोगों ने कई बार मीम्स वगैरह सुनी होगी कि अकाउंट्स में बैलेंस शीट तो टैली नहीं करती है, क्योंकि अक्सर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये दोनों साइड जो है इक्वल हो नहीं पाते। ठीक है, ऐसा होता है। अब वो तो भी आगे की बात है जो आप करोगे, बट दिस इज़ द बेसिक थिंग जो होनी चाहिए। और बैलेंस शीट में जो 2 साइड्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब अगर बात करी जाए डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट और क्रेडिट की जगह ये देखो बैलेंस शीट में जब हम आते हैं तो यही डेबिट और क्रेडिट से बैलेंस शीट पर आए हैं। ठीक है, अगर डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर है तो बैलेंस शीट के दोनों साइड्स भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट के जो 2 साइड्स हैं वो है ये। अब आप सोचोगे ये क्या है? देखो, लायबिलिटीज और असेट्स। लाइबिलिटी और एसेट होता है कि आपको डेफिनेशन पता है, बस आप अभी डेफिनेशन ही जानो। बस इतना आप समझ लो कि जो बैलेंस शीट होती है ना, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, आपका लेफ्ट हैंड साइड है, मेरा भी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड एल से लेफ्ट और एल से लाइबिलिटी, इधर लाइबिलिटी और इधर एसेट लिखा जाता है। लाइबिलिटीज़ का क्या मतलब है? जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई कर्ज वगैरह है जो उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको बताया गया था कि जो बिजनेस में ओनर कैपिटल लगाता है वो भी बिजनेस की लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस को हम एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं फ्रॉम द ओनर, और इसलिए बिजनेस की ये लाइबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पैसा, जो कैपिटल ओनर ने बिजनेस में लगाया है वो बिजनेस उसको वापस करने की जिम्मेदारी समझे। सो फॉर द बिजनेस लाइबिलिटी में कैपिटल भी आता है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये कि जो लाइबिलिटीज साइड है उसमें आप कैपिटल भी लिख दोगे। दूसरी चीज क्या बताएगी कि बैलेंस शीट के दोनों साइड बराबर होते हैं। अब अगर दोनों साइड बराबर हैं तो इसका मतलब असेट्स जितने होंगे दैट अमाउंट विल बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का अमाउंट। ठीक है, अगर लाइबिलिटी और कैपिटल मिलाकर 1 लाख आ रहा है और असेट्स भी आपका 1 लाख आ रहा है तो असेट्स विल बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। और एक तरीके से देखो तो ये असेट्स हो गए और कैपिटल और लाइबिलिटी, कैपिटल भी एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी, ये दोनों साइड आपके टैली कर गए। ठीक है, तो
ये एक इक्वेशन याद रखो, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इससे आप बाकी के इक्वेशन बना सकते हो, आराम से बन जाएगा। अगर कैपिटल को आप इस साइड रख दो तो आप लिखोगे कैपिटल इज इक्वल टू, कैपिटल आपका इसी साइड रहेगा, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, अगर आप लाइबिलिटीज को इस साइड रख दो, ठीक है, अगर आप लाइबिलिटीज को इस साइड रख दो तो ये आपका हो जाएगा असेट्स माइनस कैपिटल, और यही आपके इक्वेशंस बन गए। कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल इक्वल्स टू असेट माइनस लाइबिलिटी, ठीक है, एंड लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। ये तीन इक्वेशंस आपके आगे, आपको एक ही इक्वेशन याद करनी है, ये वाली कि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन याद रखो, बाकी आप अपने बना लोगे जो भी टाइप का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, सो ये आपका डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल था पूरा। देखो, आपको ये थोड़ा बैलेंस शीट वगैरह जो बताया गया है, दो दे आर नॉट एट ऑल नेसेसरी एट दिस लेवल, बट देखो होता क्या है कि फिर आपको ये रटना पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे जब ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आते हैं कि ऐसा हुआ क्या, ये तब समझ आता है जब 11th 12th में जाकर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, देन वी गेट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इसलिए ये इक्वेशन पढ़ा गया था, बट क्या फ़ायदा फिर उसका ना, अभी समझ जाओ। और बहुत डिफिकल्ट चीज़ तो है नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट समझना था, एक सीरीज़ की तरह चला गया। डुअल एस्पेक्ट से हम डेबिट एंड क्रेडिट पर आए, डेबिट एंड क्रेडिट में यही थ्योरी बताई, जो डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, उससे डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर हो गए। बराबर होने का मतलब बैलेंस शीट के भी दोनों साइड बराबर है, बैलेंस शीट के दोनों साइड्स हैं क्या, लाइबिलिटी और असेट। अब कैपिटल भी एक तरह की लाइबिलिटी है, उसको भी इधर ऐड कर दो, तो देखो अपने आप इक्वेशन बन रही है कि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एक इक्वेशन बन गई, बाकी आप आराम से उसको इसी इक्वेशन से डिराइव कर सकते हो। अब इतनी आपको इधर उधर करना इक्वेशन में आना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अब डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के बाद आपका एक आता है, बहुत ही इजी सा प्रिंसिपल है ये, कंप्लीट डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। कंप्लीट डिस्क्लोजर, ये क्या कह रहा है, कंप्लीट डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर क्या होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन को बताना। ठीक है, जितनी चीज़ें हैं वो सब डिस्क्लोज कर देना। ठीक है, एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज, सब सारी इन्फॉर्मेशन बता देना। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं लोग जान जाए उन चीज़ों को, वो डिस्क्लोज करना होता है। तो डिस्क्लोजर करना क्या, कंप्लीट डिस्क्लोजर। यहाँ कह रहे हैं कि मतलब यहाँ जिस भी चीज़ को डिस्क्लोज करने की बात करी जा रही, चाहे कोई वो फैक्ट्स हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हो बिजनेस से रिलेटेड, तो बोला गया है कि बिजनेस को जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे डिस्क्लोज करने चाहिए। वो कोई भी फैक्ट उसको छुपाना नहीं चाहिए, कोई भी फैक्ट, कोई भी चीज़ उसको सीक्रेट नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों बताया गया, तो इसको देखते हैं कि अकाउंट्स इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि जितने भी मटीरियल इन्फॉर्मेशन है, नाउ दिस इज़ द कीवर्ड, कि जितनी भी मटीरियल इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी मटीरियल इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द यूजर्स इज क्लियरली डिस्क्लोज। देखो, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि हमारे अकाउंट्स को के यूजर्स होते हैं, वो लोग होते हैं जिन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है कि कंपनी किस तरीके से अपने पैसे को मैनेज करे, बिकॉज हमने पैसे उसमें लगाए होते हैं। ठीक है, आप किसी को पैसे लोन पे दोगे फॉर उसकी स्टडीज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल उसकी स्टडीज़ के लिए आपने उसको लोन पे पैसे दे दिए, एंड आप देख रहे हो कि वो उसका मिसयूज़ कर रहा है, वो शॉपिंग में उस पैसे को खर्च कर रहा है, तो आप सोचो ना कि क्या फ़ायदा। अब जब वो पैसे ऐसे खर्च करेगा तो कैसे वो मेरे पैसे वापस करेगा। ठीक है, तो आपके अंदर आप कॉन्शियस हो जाओगे इस चीज़ को लेके। सो सिमिलरली बिजनेस में भी जब लोगों ने पैसा लगाया है, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे कोई इन्वेस्टर हो, अलग अलग तरीके से पैसे लगाते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि बिजनेस उस पैसे का सही से यूज़ करे, एंड दे ऑल्सो गेट, उनको भी एक फीलिंग हो जाए, एक सेटिस्फैक्शन हो जाए कि हाँ बिजनेस ग्रो करेगा, एंड वो ग्रो करता रहेगा, तो हमारे कर्ज जितना भी हमने लोन वगैरह दिया है, जो भी हमारा बनता है वो हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, बिजनेस ऐसे डूब नहीं जाएगा। तो इसलिए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे आर इन ग्रेट नीड कि उनको बिजनेस सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दे। वही ये प्रिंसिपल कह रहा है कि भाई जितने यूजर है आपके, उन्होंने पैसे लगाए, उनको आप सारी इन्फॉर्मेशन अपने अकाउंट्स में बताओ। अब अकाउंट्स में सारी इन्फॉर्मेशन बताने का मतलब क्या होता है, देखो वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है जिस तरीके से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। आपको पता है कई सारे अकाउंट्स होते हैं, जर्नल से लेकर पूरा आपका बैलेंस शीट तक बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। और वो
जो बनते हैं जितने भी आपके बुक्स और ये सारी चीज़ें हैं उसमें सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से डिस्क्लोज कर दी जाती है। बट फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अकाउंट्स में नहीं शो कर सकते हैं, लेकिन यूज़र्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो आपने टर्म सुना होगा कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी, अब कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर आपको नहीं याद है तो ये एक तरीके की लायबिलिटी ही होती है। कैसी लायबिलिटी होती है? कंटिंजेंट लायबिलिटी इस टाइप की लायबिलिटी होती है जो किसी सिचुएशन के होने पर ही हमारी लायबिलिटी बनेगी। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो हमारी लायबिलिटी नहीं बनेगी। ऐसा क्यों होता है? देखो फॉर एग्जांपल बिजनेस है, या बिजनेस छोड़ो, आप नॉर्मल अपने एग्जांपल लो कि आपने एक पर्सन है, उसने लोन लिया, ठीक है। आपका फ्रेंड है, आप हो और आपके एक फ्रेंड है, ठीक है। आप टिंकू हो, वो मिंकू है, ठीक है। तो मिंकू ने क्या किया, एक लोन ले लिया जाके। अब वो लोन लेने गया तो आप बोला गया कि भाई कोई गारंटियर दो, भाई हम कैसे मान लें आप पैसे वापस कर दोगे। तो आप टिंकू थे, आप गए, आपने कहा कि अगर ये लोन नहीं वापस कर पाएगा तो मैं ये लोन वापस कर दूंगा इसका, ठीक है। आपने गारंटी दे दी आके, ठीक है। अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल लोन 1 लाख रुपए का उसने लिया था। अब होगा क्या, देखो 1 लाख रुपए का जो लोन मिंकू ने लिया उसके लिए तो वो लोन था पूरा, ठीक है। उसने 1 लाख का लिया, उसको वापस करना है। पर आपने कह दिया कि अगर वो वापस नहीं कर पाएगा लोन तो मैं वापस करूंगा आके। तो यहाँ पर आप अगर अपनी तरफ से देखो तो क्या ये आपकी प्रॉपर लायबिलिटी बनती है कि आपको 1 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये एक कंडीशन पर बेस है। अगर मिंकू पे नहीं कर पाएगा लोन तो आपको 1 लाख रुपए पे करने हैं। अगर वो पे कर देगा तो ऐसी कोई भी पेमेंट आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी। इसी तरीके की लायबिलिटीज एक बिजनेस के अंदर भी होती हैं। अब इसको आप अकाउंट्स में तो दिखा नहीं सकते ना, बिकॉज ये आपकी एक प्रॉपर लायबिलिटी है ही नहीं। तो होता क्या है कि जब बिजनेस अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो एट द एंड बैलेंस शीट वगैरह बनने के बाद एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फुट नोट्स। फुट नोट्स, फुट नोट्स होते हैं छोटे छोटे, आप वैसे तो वैसे नोट्स नहीं होते, उस फुट नोट्स में क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। फुट नोट्स में मेंशन होता है कि भाई बिजनेस की ये एक कंटिंजेंट लायबिलिटी बनती है एंड इफ सो एंड सो सिचुएशन विल हैपन देन इतने अमाउंट की लायबिलिटी बिजनेस पर बन गई है, ठीक है। तो यूजर्स को रहेगा कि अच्छा हाँ इतने का लोन इन पर बन सकता है बाय चांस अगर सिचुएशन वो हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन बिजनेस को देनी पड़ती है इन एडिशन टू ऑल द अकाउंट्स विच इट हैड प्रिपेयर्ड, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या कहा गया है कि हाँ यही चीज़ है कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें फुटनोट्स होते हैं। एक और चीज़ डेप्रिसिएशन और स्टॉक के बारे में बताया गया। तो डेप्रिसिएशन स्टॉक है क्या, अपने में ये पूरे पूरे चैप्टर है। इतना समझ लो कि डेप्रिसिएशन जो भी चीज़ है इसको कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग बिजनेस अपने अपने वेज यूज़ कर सकते हैं। जनरली एक ही मेथड यूज़ करने की जिस भी तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो अगर कोई बिजनेस कई सालों से एक तरीका यूज़ कर रहा है कैलकुलेट करने का, अब ऑल ऑफ अ सडन उसने वो चेंज कर दिया है तो उसको वो मेंशन करना चाहिए कि हमने मेथड चेंज करा है इसलिए हम डेप्रिसिएशन इस वैल्यू का लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। स्टॉक में वैल्यूएशन कैसे करना है वो भी देखो, ये पूरा चैप्टर आप बड़े क्लास में पढ़ोगे। वो मेथड अगर चेंज हो रहा है तो उसके बारे में भी बिजनेस बता देगा, ठीक है। सो ये होता है कंप्लीट डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो आपके 7 प्रिंसिपल्स हो गए हैं, 3 और प्रिंसिपल्स बचे हैं और फिर बस कन्वेंशंस बचे। कन्वेंशंस बहुत आसान है, मेन जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे जो डिफिकल्ट थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। सो दिस वीडियो एंड्स हियर एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू विथ रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड रियलाइजेशन प्रिंसिपल। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।